नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तारेंद्र। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हर गुजरते दिन के साथ कुछ ना कुछ ऐसे घटनाक्रम जुड़ते जा रहे हैं जो इस विधानसभा चुनाव में निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के कैमरे पर रिश्वत देते हुए कैद होने के बाद राज्य की सियासत में बहुत कुछ बदलता नजर आ रहा है। हालांकि इस स्टिंग ऑपरेशन की सच्चाई की जांच होना अभी बाकी है, लेकिन संसद से लेकर सड़क तक इस मुद्दे पर सियासत अपने उफान पर देखने को मिल रही है। उस मुद्दे पर करेंगे आज हम चर्चा, लेकिन शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में तृणमूल सांसदों पर रिश्वत के आरोप का मामला संसदीय आचार समिति के पास। लोकसभा अध्यक्ष ने मामले की गंभीरता के मद्देनजर लिया फैसला। सांसदों के कथित रिश्वत का मामला राज्यसभा में भी उछला। सीपीएम सांसद सीताराम येचुरी ने की जांच की मांग। स्टिंग में रिश्वत के लेन देन से पश्चिम बंगाल की राजनीति हुई गर्म। ममता बनर्जी पर विपक्ष के हमले हुए तेज। नैतिक आधार पर मांगा मुख्यमंत्री से इस्तीफा। कोलकाता में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के दफ्तर सहित कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन जारी। तृणमूल कांग्रेस ने वीडियो की सच्चाई पर उठाए सवाल। मामले को बताया राजनीतिक साजिश का हिस्सा। केरल में बढ़ती चुनावी हिंसा पर भाजपा ने जताई चिंता। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के साथ एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से की मुलाकात। राज्य में निष्पक्ष चुनाव के लिए लगाई गुहार। कहा, राज्य में कांग्रेस और कम्युनिस्टों की मिलीभगत से भाजपा कार्यकर्ता हो रहे हैं हिंसा का शिकार। असम में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल ने दाखिल किया अपना नामांकन पत्र। सोनोवाल ने माजुली विधानसभा क्षेत्र से भरा पर्चा। माजुली में एक जनसभा को भी किया संबोधित। तो ये थी आज की इस वक्त की चुनावी सुर्खियां, और हमने जिस बात का जिक्र किया कि किस प्रकार से एक स्टिंग ऑपरेशन पश्चिम बंगाल में लगातार सियासी हलकों में घमासान मचा हुआ, इस मुद्दे पे हम विस्तार से रिपोर्ट भी दिखाएंगे, बात भी करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त जी हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। आप दोनों से हम बात करें, समझे तमाम चीज़ों को, लेकिन उससे पहले जरा रिपोर्ट की बात करते हैं। जिस स्टिंग ऑपरेशन ने पश्चिम बंगाल में राजनीतिक भूचाल ला दिया है, देखते हैं कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अचानक आया भूचाल। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले एक स्टिंग ऑपरेशन वीडियो लोगों के सामने आया और राज्य की सत्ताधारी पार्टी के 12 छोटे बड़े नेता कैमरे में रिश्वत के लेन देन में पकड़े गए। आरोप है कि नेताओं ने चेन्नई की एक कंपनी से 4 से 50 लाख तक की घूस ली है। नारद पोस्ट न्यूज पोर्टल के इस स्टिंग ऑपरेशन में हैं पार्टी के कद्दावर नेता मुकुल रॉय, सौगत रॉय, सुल्तान अहमद, शुभेंदु अधिकारी, कलिका घोष और प्रसून बनर्जी, राज्य में मंत्री फरीहाद हाकिम, सुब्रत मुखर्जी, विधायक इकबाल अहमद, कोलकाता मेयर सोवन चटर्जी, पूर्व मंत्री और शारदा स्कैम में आरोपी मदन मित्रा शामिल है। एमएच अहमद मिर्जा राज्य के पुलिस अधिकारी रह चुके हैं। फरहाद हाकिम। इस वीडियो से राज्य की राजनीति के साथ ही देश की राजनीति में हलचल हुई और लोकसभा ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे एथिक्स कमेटी को लिए सौंप दिया है। Keeping in view the extreme gravity of the matter, I have, in exercise of my powers under rule provisions rule 233B of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, decided to refer the matter to the Committee on Ethics for examination, investigation and report. आने वाले चुनाव के मद्देनजर राज्य विपक्ष ने राज्य की तृणमूल कांग्रेस पर हमले तेज कर दिए हैं। साथ ही ममता सरकार के नैतिक दावों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो सांसद लोग जो और एमएलए टीएमसी के और मंत्री जो लिप्त पाए गए हैं रुपया लेते हुए, उनको तुरंत या ममता जी को बर्खास्त करना चाहिए या ममता जी को खुद इस्तीफा देना चाहिए। लोकसभा से लेकर राज्यसभा यह मुद्दा काफी गर्म रहा और इस मामले की जांच से लेकर कार्रवाई तक की मांग उठी। हमारे राज्यसभा के भी एक सदस्य है जो इन्वॉल्व है इसमें। अब इस माहौल में जब ये भ्रष्टाचार की बात खुले रूप में सामने आ गई, अगर इसके ऊपर कोई कार्रवाई करने से क्यों मुकर रहा है? साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने इस वीडियो को एक राजनीतिक साजिश करार दिया है और इसकी सच्चाई पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने मांग की है कि इसकी सत्यता की पूरी जांच होनी चाहिए। We want an inquiry. We also want an inquiry when you do something like this. What is the credibility? What is the source of funds? All the truth needs to come out. I want to say it very clearly that
This is a conspiracy before the elections. स्टिंग ऑपरेशन में कोई पॉलिटिकल साजिश नहीं है, ये करप्शन इशू है। तो तृणमूल जो कह रही है कि ये पॉलिटिकल इशू है, इसको क्यों पॉलिटिसाइज कर रहे हैं? कोई इसे पॉलिटिसाइज नहीं कर रहा है। ये करप्शन इशू है और ज़्यादा सीरियस इसलिए हो जाती है क्योंकि जो लॉ मेकर्स है वो इस तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं। ये वीडियो 2014 से 2016 के बीच शूट किया गया है। स्टिंग करने वाले मैथ्यू सैमुअल 3 महीने पहले तक तृणमूल के राज्यसभा सांसद केटी सिंह के साथ ही काम कर रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो देखा आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से किस तरीके से पश्चिम बंगाल में एंड विधानसभा चुनाव से पहले किस तरीके का एक राजनीतिक कहा जाए बवंडर सा मचा दिया। इस मुद्दे पे बात करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी, इसके अलावा जयशंकर गुप्ता जी। प्रदीप जी, आपको लगता है कि टाइमिंग को लेकर भले ही कितने भी राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जाए, लेकिन मामले को तो नज़रअंदाज करना किसी के लिए भी मुश्किल होगा, बल्कि नामुमकिन होगा? नहीं, देखिए, ऐसे मामलों में टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं, लेकिन टाइमिंग उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण है जो तथ्य दिखाया जा रहा है। क्या वो सही है या गलत है, ये इस बात का फैसला तो जांच से ही हो सकता है कि जो स्टिंग दिखाया गया पैसा लेते हुए, जो अभी हमने देखा, उसमें कोई शक नजर नहीं आता है कि उसमें कुछ चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, चेहरे साफ नजर आ रहे हैं, पैसा ले रहा है। ऐसा भी नहीं कि धुंधली तस्वीर है, पहचानना मुश्किल है। जो सवाल टीएमसी के लोग उठा रहे हैं कि जिस संस्थान ने ये किया है स्टिंग ऑपरेशन, उसकी इंटीग्रिटी भी डाउटफुल है, हो सकता है, तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस की मूल पूंजी क्या है? ईमानदारी की राजनीति। ममता बनर्जी जिस चीज को सबसे ज्यादा उन्होंने इनकैश किया कहें पॉलिटिकली, और वो सही भी है, उस पर एक तरह से सवालिया निशान उठ गया है। एक साथ इतने लोग पार्टी के और वरिष्ठ लोग पैसे लेते हुए दिख रहे हैं, कहा जाए कि पार्टी के तो सर्वे सर्वा के तरीके से कुछ तो गड़बड़ है। इस पर कम से कम पार्टी नेतृत्व को विचार करना चाहिए, कम से कम कोई इंटरनल ही जांच कमेटी बिठानी चाहिए। अगर उनको लगता है ये साजिश है, तब तो और जरूरी है इसकी जांच जी। तो राज्य सरकार को जांच करानी चाहिए, उसके लिए तैयार नहीं है। पार्टी अपनी ओर से कोई जांच कराने के लिए तैयार नहीं है। अब जो है लोकसभा स्पीकर ने एथिक्स कमेटी को इसको भेजा है जी। तो देखिए क्या निकल कर। जयशंकर जी, आपको लगता है कि जो इस पूरे मामले के बाद में टीएमसी की तरफ से जिस प्रकार से औपचारिक बात आई, कम से कम वो भी सवाल खड़े करती, जो बात प्रदीप जी कह रहे हैं, कम से कम आप ही अपनी तरफ से कहिए ठीक हम इसको जांच कराते, लेकिन बजाय उसके आपके, क्योंकि इतनी ज्यादा संख्या में लोग घिरे हुए हैं, आपको शायद डर है क्या इस बात का? सवाल ये है कि जब आप राजनीति में हैं तो आपके विरोधी तो राजनीतिक साजिश करेंगे ही करेंगे, इसमें तो कोई दो राय वाली बात है नहीं। लेकिन आपके अपने लोग क्या करेंगे, डिपेंड ये करता है ना, कि सवाल है कि कोई ना कोई आपको उलझाएगा, फंसाएगा, और आप अगर उसके ट्रैप में आते हैं और आप पैसे ले रहे हैं, आप दिखाई तो दे रहा है। हाँ, जांच में अगर मान लीजिए सीडी गलत हो या उसको डॉक्टर किया हो तो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन यहाँ तो मामला ही अलग है। आप तो पैसे ले रहे हैं, अब उसके बदले उन्होंने कोई काम किया है कि नहीं किया है, क्योंकि देखिए अभी चुनाव का समय है, चुनाव होने वाला विधानसभा का, उसमें जो जनादेश होगा वो कहीं ना कहीं ये इशू तो बहुत बढ़ेगा। सीपीएम, कांग्रेस, बीजेपी सारे लोग इसको एक चुनावी मुद्दा बनाएंगे, लगातार बनाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात जो है वो लोकसभा अध्यक्ष ने जो एथिक्स कमेटी के पास दे दिया है। तो इसमें तो अगर वो प्रूव हो गया, वो मामला साबित हो गया, तो इन सांसदों की तो सदस्यता जा सकती है। ऐसा उदाहरण रहा कि 11 अतीत में गया 11 लोगों की सदस्यता जा चुकी है। जब सवाल पूछने के लिए जो पैसा लिया था हमारे माननीय सांसदों ने, तो उसमें उनकी सदस्यता जा चुकी है। तो इसलिए ये तो गंभीर चिंता की बात है। दूसरा यह है कि जो बहुत बड़े पैमाने पे चुनाव में इसका बहुत असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अब भ्रष्टाचार उस ढंग से चुनावी राजनीति का विषय नहीं रह गया है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में ही देखिए शारदा चिट फंड हुआ, उसमें बड़े बड़े लोग, अब मदन मित्रा का नाम इसमें भी आ गया। तो क्या आप कहना चाह रहे हैं कि क्या सामाजिक स्वीकार्यता भी थोड़ी बहुत एक तरह से हो गई है, मतलब उसको बहुत ठीक है, मीडिया में आ जाएगा, हल्ला हंगामा हो जाएगा, उतने उच्च मापदंड नहीं रह गए, क्योंकि देखिए चुनाव कैसे लड़ा था ये सबको मालूम है। चुनाव पैसे लेकर के ही लड़ेंगे, और किससे लेकर लड़ेंगे, हमारे आपसे चंदे से तो नहीं हो सकता। हम 1500 रुपए दे सकते हैं, लेकिन देने वाले तो कोई और है। हाँ, अगर चंदे के बदले आपने कोई काम किया है या कोई आश्वासन दिया है, क्योंकि आपने, हम बता रहे हैं इसलिए हम उदाहरण से कह रहे हैं कि बिहार में भी जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो एक
जनता दल यू के विधायक और वो जो उनके उम्मीदवार रहे थे, हाँ, ठीक बात। उनका दिखाया गया था स्टिंग, लेकिन जी। उसका बहुत बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा। हाँ, फर्क पड़े या ना पड़े कितना रहे, लेकिन कम से कम सार्वजनिक जीवन में जो आपकी छवि है कम से कम उस पे असर पड़ता है। अगर आप राजनीति में शुद्धता और स्वच्छता की बात करते हैं तो जाहिर सी आपको आपको अपना करना उदाहरण तो पेश पड़ेगा। करना ही बिल्कुल, पड़ेगा। हम लौटते हैं, इस चर्चा को जारी रखेंगे। जनादेश में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। मैंने सोच लिया है, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना, तब मैं साइकिल रिपेयर की दुकान खोलूंगा। क्यों? जिस तरह आप सब पेट्रोल वेस्ट कर रहे हैं, फ्यूचर में तो पेट्रोल बचेगा ही नहीं, तब तो सब साइकिल ही चलाएंगे ना। खुद ही सारा पेट्रोल खत्म करेंगे या कुछ अपने बच्चों के लिए भी छोड़ेंगे? प्लीज कम से कम सिग्नल पे तो इंजन ऑफ कीजिए। Download the PCRA Android app to know more about saving fuel. Issued in public interest by Petroleum Conservation Research Association, Government of India. ये चांदनी का चौक है। ये रविंद्र का सेतु है। मारीना का बीच है ये आजाद का मैदान है। खड़े सिंह का मार्ग है। चित्तरंजन का एवेन्यू है ये। अन्ना का नगर यही है। गंगा की है ये नदी। ये लक्ष्मी की कॉलोनी है। बंकिम का स्ट्रीट है ये। नरीमन का पॉइंट है ये। और मैं तुम्हें इसे गंदा नहीं करने दूंगा। यहाँ कचरा नहीं फेंकने दूंगी। पान नहीं थूकने दूंगा। केले का छिलका नहीं फेंकने दूंगी। अगर एक बार 125 करोड़ देशवासी तय कर ले कि मैं गंदगी नहीं करूंगा, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हिंदुस्तान को गंदा कर सके। स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। किशोर अवस्था हम सब की जिंदगी का बहुत ही अहम पड़ाव होता है, जिसमें हम सब बहुत ही महत्वपूर्ण शारीरिक और मानसिक बदलावों से गुजरते हैं। इस उम्र में खून की कमी यानी अनीमिया काफी आम है, जिसके कारण कमजोरी, चिड़चिड़ापन और थकान जैसी शिकायतें आती हैं। सप्ताह में एक बार IFA की नीली गोली लेना किशोर अवस्था में विकास के लिए सहायक होता है। ये नीली गोली शासकीय शालाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों और शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में निशुल्क मिलती है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब किशोर और किशोरियां साप्ताहिक IFA की इस नीली गोली का सेवन जरूर करेंगे। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। और इस ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश, और हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे किस प्रकार से पश्चिम बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन के आने के बाद से वहां की सियासत लगातार गरमाई हुई है। बात ममता बनर्जी की करते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता की कमान लगभग 34 साल तक वाम दलों के हाथों में थी। जनता के बीच दीदी मोनी आई, लोगों के बीच उनकी छवि सादगी और ईमानदारी भरी बनी। लेकिन हालिया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों के रिश्वतों के आरोपों से क्या ममता बनर्जी की ईमानदार छवि को नुकसान पहुंचा है? क्या इसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा? इस रिपोर्ट को देखिए। ममता बनर्जी ने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत सड़क पर संघर्ष के साथ ही की थी। छात्र राजनीति से सार्वजनिक जीवन की शुरुआत करने वाली ममता बनर्जी ने हमेशा मुद्दे के लिए जमीन पर संघर्ष किया। लेकिन जब जनता ने उन्हें परिवर्तन के नाम पर राज्य की कमान सौंपी, तो क्या किसी ने उम्मीद की भी होगी कि उनकी पार्टी के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में शामिल नेता काले धन को लेते कैमरे पर नजर आएंगे? क्या सादगीपूर्ण राजनीतिक संघर्ष से हासिल हुई सत्ता क्या कुछ वैसे ही कहानी दोहराएगी जिससे ऊबकर बंगाल के मतदाताओं ने इतना बड़ा परिवर्तन करके दिखाया था? मां माटी मानुष की दुहाई देने वाली ममता बनर्जी ने क्या भ्रष्टाचार को अपने नीचे पनपने दिया? अगर नहीं,
तो फिर क्या वो इस सच्चाई के सामने आने के बाद नैतिकता के उसी उच्च मापदंड को अपनाते नजर आएंगी या फिर काले धन के साथ ही खड़ी दिखाई देंगी? ये सवाल पश्चिम बंगाल की सियासत में फिलहाल जवाब खोज रहा है। इस स्टिंग का सच जो भी हो, लेकिन ममता को अपनी और पार्टी की छवि पर उठे सवालों की अग्नि परीक्षा से तो होकर गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन इन सब के बीच यह तो तय है कि जनप्रतिनिधियों का व्यवहार और काम ऐसे हो जिनको अपनाकर देश में एक स्वस्थ और सुंदर समाज बन सके। तो जाहिर सी बात है कि बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब मौजूदा वक्त में पश्चिम बंगाल की आबो हवा में सवाल जो हैं वो जवाब ढूंढ रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ जवाब को हम भी ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने मेहमानों के साथ में। प्रदीप जी, आपको लगता है कि ममता बनर्जी का जो सियासत का जिक्र आपने किया, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ उनकी पूंजी कहा जाए, सियासी पूंजी, वो सादगीपूर्ण और एक तरीके से बेदाग छवि वाला? क्योंकि 2001 में भी जब वो केंद्र में एनडीए में उस समय हिस्सा थी, उन्होंने एक मामले को लेके, इसी प्रकार के एक मामले को लेके सरकार से वो बाहर हो गई। तो उस प्रकार का उच्च मापदंड उन्होंने अपनाया। आपको लगता है कि अब कितना मुश्किल होगा इस प्रकार की चीज को नजरअंदाज करके आगे जाना जनता के बीच में? नहीं, देखिए, इस तरह की चीजों का असर होता है अलग तरह से। ये स्टिंग देखने के बाद पश्चिम बंगाल में जो लोग तृणमूल कांग्रेस के समर्थक थे, उनके मन में एक सवाल आएगा कि अच्छा, ये भी ऐसे ही निकले। तो एक निराशा राजनीति से पैदा होती है। जिनसे आपकी अपेक्षा ज्यादा होती है, उनसे निराशा भी होती है। लेकिन क्या इसका चुनाव पर असर पड़ेगा? शायद नहीं। वो इसलिए चुनाव पर असर तब पड़ता है जब सरकार के कामकाज से लोग बहुत नाराज हों और उसको हटाने का मन बना रहे हों। ऐसे में इस तरह की चीजें आती हैं तो उसका असर तुरंत दिखाई देता है। लेकिन इस मामले में देखिए, मतदाता ये भी सोचता है कि मान लीजिए कि हम इनका ये कृत्य देखकर इनको हटाने का फैसला करते हैं, तो लाएं किसको? जिसको ला रहे हैं, क्या वो इनसे बेहतर हैं? विकल्प की बात जब आती है, क्या इनसे ज्यादा ईमानदार हैं? अगर उसको लगता है ऐसा नहीं है, तब इन चीजों को नजरअंदाज कर देता है। फिर वो देखता है नेता की ओर। ममता बनर्जी पर इस तरह का कोई आरोप नहीं लगा है। उनकी बेदाग छवि जो पहले थी, अब भी है। उनके साथ के लोग इस तरह के काम में, इस तरह का काम करते हुए पकड़े गए। तो इसलिए मुझे लगता नहीं कि जो छवि है, जो लोकप्रियता है ममता बनर्जी की पश्चिम बंगाल में, इसका इस स्टिंग ऑपरेशन का बहुत बुरा असर पड़ेगा। उनकी छवि पर निश्चित रूप से पार्टी की छवि को धक्का लगेगा। लेकिन चुनाव में उसका ऐसा असर हो कि पार्टी हार जाए, ये ऐसा लगता नहीं। जयशंकर जी, आपको लगता है कि क्या जनता के बीच, पश्चिम बंगाल की जनता के बीच में किस प्रकार का वैचारिक विमर्श इस वक्त होगा इस सारी चीजों के आने के बाद से? क्या जो लोग इसमें संलिप्त पाएंगे, क्या व्यक्तिगत तौर पे उनके खिलाफ एक रोष होगा, या जैसा प्रदीप जी ने कहा कि जो पार्टी सुप्रीमो है ममता, कहीं उन पे ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला? नहीं, उस पर नहीं पड़ने वाला है। और चुनाव भी बहुत ज्यादा, देखिए, चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक बहुत सारे होते हैं। उसमें एक एडिशनल फैक्टर हो सकता है। अगर मान लीजिए कोई लहर बन रही है, खिलाफ बन रही है या पक्ष में बन रही है, तो उसमें एक अलग से एक फैक्टर बन सकता है। लेकिन यही एक फैक्टर होगा, ये बात नहीं है, संभव है। लेकिन दूसरी बात जो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, जैसा भाई साहब ने कहा, प्रदीप जी ने भी कहा, कि ममता बनर्जी की अपनी साख का सवाल है। उनको एक अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा कि ठीक है, हम तो ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं, आपकी ईमानदारी पे किसी को शक नहीं है। लेकिन आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं, वो अगर करप्शन में इन्वॉल्व हैं और आप उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेती हैं या उनके खिलाफ कोई जांच नहीं बैठाती हैं, मतलब जो भी है, आप पाक साफ होकर के नहीं आती हैं सामने, तो एक सवाल तो बनेगा। और देखिए, शहरी इलाकों में जरूर इस चर्चा होगी, बाकी ग्रामीण इलाके जो बहुत सारे इलाकों में है, क्योंकि हमने देखा है कि शारदा घोटाले के बाद भी वो पंचायतों के लगातार चुनाव हुए, नगर निकायों के चुनाव हुए, उसमें मतलब सब में स्वीप किया ममता बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस ने। ये बहुत उसका नहीं है, लेकिन आपकी एक क्रेडिबिलिटी, अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, जो पॉलिटिकल क्रेडिबिलिटी है, ऑनेस्टी की क्रेडिबिलिटी है या सादगी की क्रेडिबिलिटी है, कि अगर आप देखिए, चुनाव लड़ता, मैं पहले बार मैंने कहा कि चुनाव लड़ते हैं तो पैसा चाहिए आपको, चुनावी राजनीति के लिए पैसा चाहिए। आज जिस तरह से एक एक चुनाव में खर्च होते क्या राजनीति आपको इस बात की इजाजत देती है कि अगर आपको पैसा चाहिए तो आप इस प्रकार से हैं? मतलब ये महज एक दल नहीं, किसी के लिए, वही किसी के लिए इसको स्वीकारता तो नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी दलों के लोग इस मामले में हमाम में सारे नंगे हैं। सारे लोगों का आ चुका है, खुल के आ चुका है। कोई तो इसलिए खेत जोत करके चुनाव नहीं लड़ता है, वो चंदा ही लेता है। चंदा जयशंकर गुप्त या प्रदीप सिंह से या हरिंदर से नहीं लेकर लड़ता है दूसरे लोगों से ही, और उनको वो लोग ओब्लाइज भी करते हैं। चलिए, लेकिन जो सच्चाइयां आएंगी समाज के सामने, उस पर विमर्श जरूर होगा, जाहिर सी बात है, तो उस पर विमर्श होगा। और हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद इस चीज को हम आगे जारी रखेंगे कि आखिर किस प्रकार की एक सार्वजनिक जीवन में एक व्यक्ति की छवि बहुत कुछ असर डालती है, चुनाव में खासतौर से, इस ब्रेक के बाद।
आज बड़ा चकाचक दिख रहा है। बोला कहाँ चला? मियाँ तारीख है। कोर्ट की तारीख है क्या? कोई फैसला होना है? क्या बोला? कहाँ चला? तारीख है चाचा, तारीख। अरे लॉटरी निकलने की तारीख है क्या बोला? अरे तारीख का सस्पेंस क्या है? आज आंकलन की तारीख है। उनके लिए जो अपनी स्कूली पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए, वो सभी लोग पढ़ाई लिखाई और हिसाब के अपने ज्ञान का आंकलन करवा सकते हैं। बस पंचायत में जाके बिना किसी फीस के नाम लिखवाओ और आने वाली 20 मार्च को परीक्षा देकर सर्टिफिकेट पाओ। पता लगा तारीख क्या है? और ये कहीं भी कभी भी साक्षर भारत अभियान। अधिक जानकारी के लिए अपने सरपंच से संपर्क कीजिए। भारत में लगभग 3 करोड़ विकलांग जन हैं, किंतु हमारे सरकारी भवन, अस्पताल, विद्यालय विकलांग जनों के लिए सुगम्य नहीं है। यही हाल हमारे रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप, बसों तथा रेलगाड़ियों का है। हमारी वेबसाइट्स यदि W3C सुगम्यता मापदंडों को पूरा नहीं करती, तो वे दृष्टिबाधित और श्रवण बाधित व्यक्तियों के लिए पूरी तरह उपयोगी नहीं है। आइए हम बाधा रहित वातावरण का निर्माण करें। सुगम्य भारत अभियान। देश का प्रत्येक विकलांगजन अन्य सामान्य व्यक्तियों के समान स्वावलंबी होकर सम्मान और गरिमा के साथ जीवन यापन करे। सुगम्य भारत, सशक्त भारत। उंगली थाम के जिसने चलना सिखाया, कड़ी मेहनत करके हमको पढ़ाया, हमारी खुशियों को अपनी खुशी बनाया, जिंदगी के हर सुख दुख में जो एक साया बनकर साथ रहे, ढलती उम्र में इन्हें अकेला ना छोड़ें। ध्यान रखें, माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत माता पिता की देखभाल करना हमारा कर्तव्य है और उनको बेसहारा छोड़ना एक दंडनीय अपराध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जनादेश और दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। प्रदीप जी, आपको लगता है कि महज ये स्टिंग ऑपरेशन नहीं, भ्रष्टाचार एज ए होल, एक करप्शन, एक क्या इशू बनेगा इस बार के चुनाव में? अगर हम बात करें शायद ऐसे चिटफंड घोटाले जिस पे आम लोग भी कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं। नहीं, देखिए, करप्शन बनेगा मुद्दा, ये बहुत कुछ कई बार निर्भर करता है कि जो जिसके खिलाफ आप, जिस पर करप्शन का आरोप है, उसके खिलाफ कौन लोग खड़े हैं, उनकी अपनी साख कितनी है करप्शन के मामले में। देखिए, जनता को ये सब खुलासे से जनता को नहीं पता चलता, उनको रोज पता चलता है कि हमारे बगल में जो रहता था, कल जो स्कूटर से चलता था या साइकिल से चलता था, आज महंगी गाड़ी में चल रहा है, उसका जीवन स्तर बदल गया है। तो वो जानते हैं कि कैसे आ रहा पैसा। ये आपके MLA या MP की सैलरी से वो पैसा, या वो जीवन में आपके परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो उनके लिए ये शौक नहीं होता है। लेकिन जो आपको नहीं जानते उनके लिए जरूर ये एक धक्के की तरह होता है कि अच्छा, इनको तो ईमानदार समझते थे, ये भी ऐसे निकले जी। तो इसलिए इस पर निर्भर करता है कि ये मुद्दा कितना नुकसान करेगा और विपक्ष को फायदा करेगा जी, कि बाकी विपक्ष की, मतलब जो लोग तृणमूल कांग्रेस का विरोध कर रहे हैं, उनकी छवि कैसी है जी। उस पे जयशंकर जी, आपको लगता है कि इस पूरे पॉलिटिकल, पूरे इस एपिसोड से अगर बात की जाए, खासतौर से लेफ्ट पार्टीज को क्या कुछ पॉलिटिकल माइलेज मिल पाएगा, उनको कुछ फायदा होगा इस पूरी चीजों के बीच में? नहीं, जैसा बार बार अभी प्रदीप जी बता रहे हैं ना कि सामने कौन है, CPM के लोग या वामपंथी लोग, वाम मोर्चा के लोग पिछले 34 सालों से वहाँ राज किया। कांग्रेस भी साथ है इस बार कांग्रेस भी साथ होने की बात अभी है, अभी तक तो कोई तालमेल उस ढंग से हुआ नहीं है। लेकिन बड़ा मजेदार है कि कांग्रेस के गनी खान चौधरी होते थे नेता, वो कहते थे कि मार्क्सवादियों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे। आज वही कांग्रेस और लेफ्ट जो है लेकिन वो सवाल कि क्या लेफ्ट को फायदा होगा, जितना लेफ्ट कोशिश तो करेगी, लेफ्ट कोशिश तो करेगा कि उसको फायदा मिले। लेकिन सवाल है कि आपकी क्रेडिबिलिटी कहाँ है? आपकी क्रेडिबिलिटी अगर कोई बन रही हो, क्योंकि आपसे त्रस्त होकर के लोगों ने ममता बनर्जी को लाया ना, और आपने पिछले वर्षों में कोई ऐसा संघर्ष किया हो, उस ढंग से कुछ इशू बनाया हो, ऐसा कुछ नहीं किया कि लोगों की राय बदल जाए। हाँ, कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन ममता बनर्जी लगातार लड़ती थी। देखिए, आप एक फर्क समझ लीजिए कि जब वाम मोर्चा की सरकार थी तो ममता बनर्जी लगातार लड़ती थी, सड़क पे नजर आती, पुलिस के कभी उंगली भी चबा जाती थी, ये सब भी कर लेती थी। तो वो नहीं, मतलब मरते मरते बच्चे, तो ऐसा संघर्ष भी किया। लेकिन लेफ्ट तो अभी तालमेल बनाने की ही कोशिश में लगा हुआ है, और अभी भी समझता है कि हम सत्तारूढ़ जमात ही हैं,
जो उसका आंदोलनकारी चरित्र रहा है या जो कुछ भी है, तो उस ढंग से तो एक्सप्लॉइट करने में विफल रहा है। ये मुद्दा ठीक है, मीडिया में चर्चा के लिए आ जाएगा, खूब बहस होगी, कुछ भाषण होंगे, लफाजियां होगी, लेकिन उससे आगे बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें आपका फिर लोग इतिहास देखेंगे। और आप ये भी देखिए 34 साल सत्ता में रहने के बाद अगर आपको अलायंस की जरूरत पड़ रही है, तो कहाँ छोड़ा, मतलब आप मान रहे हैं कि कमजोर हो गए। ठीक बात है, जो स्थिति थी उससे ज्यादा कमजोर हुई। ठीक है, ये बहुत कुछ चीजें बयां करता है कि किस स्थिति में आने के बाद में भी जो सहयोग की वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम हो रहा है, क्योंकि हम 5 राज्यों के चुनाव की लगातार बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है महज बंगाल ही नहीं बाकी अन्य राज्यों में भी आज दिन भर क्या कुछ चुनावी सरगर्मियां रही हैं। नजर डालते हैं आज के टॉप 10 चुनावी खबरों पर। स्टिंग ऑपरेशन विवाद के बीच तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने एक बार फिर विपक्ष को निशाने पर लिया है। जलपाईगुड़ी चुनावी रैली में ममता ने कहा कि चुनाव में जनता विपक्ष को करारा जवाब देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 मई को माजुली से असम विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा के प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। माजुली से भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल चुनाव लड़ रहे हैं। असम में भाजपा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार सर्बानंद सोनोवाल ने आज माजुली से नामांकन दाखिल किया। नामांकन दाखिल करने के बाद सोनोवाल ने माजुली में एक जनसभा को भी संबोधित किया। केरल में भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगातार हो रहे हमलों को लेकर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा की अध्यक्षता में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने आज चुनाव आयोग से मुलाकात की। भाजपा ने मांग की कि राज्य में हिंसा मुक्त चुनाव कराने के लिए कड़े इंतजाम किए जाएं। केरल के तिरुवनंतपुरम में भाजपा और सीपीएम कार्यकर्ताओं के बीच हुई हिंसक झड़प के मामले में 8 सीपीएम कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। सोमवार को सीपीएम के कार्यकर्ताओं के तथाकथित हमले में भाजपा नेता मुरलीधर राव समेत 16 लोग घायल हो गए थे। कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए 43 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। पार्टी ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मानस भुइयां को पश्चिम मदिनापुर की सबंग सीट से, जबकि राज्य सीएलपी नेता मोहम्मद सोराब को मुर्शिदाबाद के जंगीपुर से उम्मीदवार बनाया है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में बैठक होगी। बैठक में पार्टी प्रत्याशियों के नाम को अंतिम रूप दिया जाएगा। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बैठकों का दौर जारी है। तिरुवनंतपुरम में आज प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। उधर भाजपा और बीजेडीएस के बीच सीट बंटवारे को लेकर बातचीत जारी है। तमिलनाडु में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में चुनाव आयोग ने 73 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। राज्य की 234 विधानसभा सीटों पर 16 मई को मतदान होगा। लोकप्रिय सोशल मीडिया साइट ट्विटर तमिलनाडु में 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव में 100% मतदान को लेकर जागरूकता अभियान चलाने में चुनाव आयोग की मदद करेगा। चुनाव आयोग ने 2011 के विधानसभा चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव में कुछ मतदान केंद्रों में बहुत कम मतदान प्रतिशत होने के बाद इस अभियान की शुरुआत की है। तो ये थी 5 राज्यों की टॉप 10 चुनावी खबरें। तो इसी के साथ जनादेश में आज बस इतना ही। हम दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। प्रदीप जी आपका, जयशंकर जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हर रोज़ हम इसी वक्त आपके साथ एक तरीके से तमाम जो चुनावी खबरें हैं इन 5 राज्यों से जुड़ी हुई उनको लेकर हाजिर होंगे। जनादेश में आज बस इतना ही। नमस्कार।